हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी एप्स पर। तो मेरे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पुणे से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि जिया पियाजे या जीन पियाजे का माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहला आपको क्वेश्चन बताना है, जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। फटाफट बताइएगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कीर्ति कहती है स्विट्जरलैंड, निखत कहती है स्विट्जरलैंड। वेरी गुड मेरे साथियों, कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। दूसरी, जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है इसकी माटा। पहला शब्द क्या है? इसकी माटा। ठीक है। दूसरा, अब हम बात करें इसकी माटा। हमने कल आपको बताया था कि इसकी माटा किसे कहते हैं। फिर मेरे साथियों, दूसरा जो इनकी थ्योरी थी उसमें जो दूसरा शब्द इन्होंने दिया था, तो दूसरा शब्द क्या था? बिल्कुल सही, सभी साथी हमारे कह रहे हैं। इसमें से कुछ ही लोग कह रहे हैं कि क्या है? संगठन है। दूसरा क्या है? संगठन है। संगठन मतलब क्या है? कि क्रम से लगाना। ठीक है। तो जब हमने क्रम से लगा दिया, फिर तीसरा क्या कहता है? तीसरा मेरे साथियों कहता है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब नए ज्ञान का पुराने ज्ञान के साथ मेल मिलाप जो होता है वो अनुकूलन होता है। अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा साथियों होता है समाविष्टीकरण। क्या होता है? समाविष्टीकरण। दूसरा क्या होता है? समाविष्टीकरण। सबसे पहला यानी तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है अनुकूलन, और जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है? समाविष्टीकरण। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? चौथा है आपका साम्य धारण। साम्य धारण। और जो पांचवा है वह है संरक्षण। क्या है? साम्य धारण और संरक्षण। अब यहाँ पर अभी हमने संरक्षण को संरक्षण के बारे में आपको बताया भी था। ठीक है। और संरक्षण के विषय में और भी बताएंगे, लेकिन वो आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। आज संरक्षण के विषय में सिर्फ उतना ही हमने आपको बताया है, उतना ही याद रखिएगा। संरक्षण को अलग से बताएंगे कि संरक्षण कहते किसे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। सॉरी, सभी लोग लिखते भी जाइएगा। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है। तो मेरे साथियों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपका आता है संवेदी जनक गामक अवस्था। संवेदी जनित संवेदी जनित गामक अवस्था। इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसको क्या कहते हैं?
इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, जो संवेदीजनक गामक अवस्था है उसमें इन्होंने एज बताई है। इन्होंने क्या बताई है? एज बताई है। याद रखिएगा, इसकी जो एज है वह मेरे साथियों 0 से 2 वर्ष है। क्या है? 0 से 2 वर्ष है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी एज 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष है। और जो अमूर्त औपचारिक अवस्था है वह साथियों 11 से 15 वर्ष है। क्या है? 11 से 15 वर्ष है। क्लियर? अब यहां पर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो एज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल जिसको मेरे साथियों 2 से 4 वर्ष माना गया। ठीक है। फिर दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल। क्या कहा गया? अंतः प्रज्ञा काल, जो कि मेरे साथियों 4 से 7 माना गया। 4 से 7 माना गया। नमस्कार सभी को। क्लियर? तो यहाँ पर हमने आपको 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले संवेदी जनक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसको कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला कहता है कि जब हम ज्ञान को, या जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, जब हमें सूचनाओं की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से हो। हमारी इंद्रिया कौन है? नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जब हम इनके माध्यम से सूचनाएं लेते या देते हैं तो ये हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। इसमें हमारे शब्दों से कोई मेल मिलाप नहीं होता है। जो भी हमें एक्सप्रेस करना होता है वह हम संवेदनाओं से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। जैसे जब हमें भूख लगती है तब हम तो बता लेंगे क्योंकि हमारी तो ये एज है नहीं। तो जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है और उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है? तेज तेज रोने लगता है। या आपने देखा होगा अपना जो अंगूठा है मुंह में रख लेता है कि नहीं रखता है? यानी अंगूठे को जब वो चूसता है तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि हमारा बच्चा भूखा है। पता हो जाता ना कि बच्चा भूखा है, इसीलिए जो अंगूठा है वो अपने मुंह में रखे हुए, अंगूठा जो है वो चूस रहा है, इसका मतलब बच्चा भूखा है, बच्चा भूखा है। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता हुई, या उसने आपको सूचना कैसे दी? इंद्रियों के माध्यम से दी। इंद्रियों के माध्यम से दी कि नहीं दी? तो मेरे साथियों इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। क्लियर? इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो फटाफट पूछिएगा। मेयर आज वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए ठीक है। आज वाला 100% समझ में आएगा, बट अगर कल वाला एक बार और देखोगे तो गारंटी है आपको समझ में आएगा। लेकिन कल वाला टॉपिक किसी ने देखा नहीं होगा, ये भी हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी। आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी। सिर्फ पूछ रहे हैं, ऐसा भी कोई चेंजमेंट कर नहीं रहे हैं। अगर आप सभी लोग सहमत होंगे तो ही ये चेंजमेंट होगा। अभी पहले पढ़ा लेते हैं फिर बोलते हैं।
मेरा ये सोचना है कि जो आपका दोपहर में जो जीएस का क्लास होती है, जीएस की क्लास, वो एकदम दोपहर में होती है। तो मेरा ये सोचना है कि सिर्फ 1 महीने के लिए उसकी टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दी जाए, या हिंदी की एक सब्जेक्ट की टाइमिंग थोड़ा, अगर आप लोग सहमत हो तो थोड़ा उसको हम बढ़ाकर 9 से 10 कर सकते हैं। चाहे हिंदी ले लो, हिंदी संस्कृत या जीएस का, आप लोग बताइएगा। 2 बजे वाली से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो यूट्यूब की है, वो तो वैसे ही होनी है, वो तो शुभम सर वैसे ही करवाने वाले हैं कि वो अपने शेड्यूल पर होगी, चाहे कुछ भी हो। 4 बजे वाली आपका हो सकता है। निखत, इतना कहर ना ढाओ बेटा कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। रात में फिर सोएंगे कितने टाइम? सभी लोग बताइएगा। रात में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रात में मेरा शेड्यूल सेट है, पूरा शेड्यूल सेट। अभी बीच का 1 घंटा खाली हुआ है ना, 1 घंटा खाली हुआ है, क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका टाइम चेंज कर दिया गया है ना, सुबह उसको 6 बजे से कर दिया गया है। चलिए, नहीं हो पाएगा 8 तो फिर कोई बात नहीं, फिर यही टाइम रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती है? 4 होती हैं। सबसे पहला होता है संवेदी जनक गामक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होता है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जिस काल में हम सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं के माध्यम से सूचना आदान और प्रदान करते हैं, वो हमारी संवेदी जनक गामक अवस्था होती है। संवेदी जनगामक अवस्था होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने लिया इंद्रिय जनित गामक अवस्था। सबसे पहले हमने क्या लिया? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पहली एज। ठीक है, सभी लोग समझो। चलिए, जो मेरे मन में विचार आया था उसको पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं आप लोग वैसे पढ़िए। सबसे पहले हमने क्या कहा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था आया तो आपने क्या कहा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तो आपने ये कहा कि मैम जो इसका समय होता है, समय जो इसका होता है वह है 0 से 2 वर्ष होता है। क्या होता है? 0 से 2 वर्ष तक का होता है। इसका समय 0 से 2 वर्ष तक का होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? जितनी भी हमें सूचनाएं हम आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान और प्रदान इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? सूचनाओं का आदान प्रदान इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से होता है। जितनी भी सूचनाएं हम आदान प्रदान करते हैं, तो उन सूचनाओं का आदान प्रदान इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। जैसे भूख लगने पर अंगूठा चूसना, जैसे भूख लगने पर अंगूठा चूसना, जैसे भूख लगने पर अंगूठा चूसना। क्लियर? आगे देखिएगा। अब जब जन्म होता है तो बच्चा क्या होता है? बिल्कुल पूर्ण रूप से दूसरे पर डिपेंड होता है। पूर्ण रूप से दूसरे पर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि वह छोटा है, चल नहीं सकता, अपने आप से खाना खा नहीं सकता,
कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर है, यानी वह अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जीरो से बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कैसा होता है, असहाय होता है। यहाँ पर याद रखना, असहाय प्राणी से जो असहाय है, यानी असहाय है, अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता, असहाय प्राणी से गतिशील बन जाता है। क्या बन जाता है, गतिशील बन जाता है, यानी पहले वो पेट के बल सरकेगा, 4-5 महीने में पेट के बल सरकने लगता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो घुटनों के बल चलने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है, घुटनों के बल चलने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो किसी वस्तु के सहारे खड़ा होने लगता है, किसी वस्तु को पकड़कर चलने लगता है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो दौड़ने भागने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, असहाय प्राणी से गतिशील हो गया, कैसा हो गया, गतिशील हो गया। और मेरे साथियों यहाँ पर अर्धभाषिक बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्धभाषिक। अर्धभाषिक किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर जो बच्चा था वो कैसा था, असहाय था, और धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, गति आ गई, और अब वो धीरे धीरे अपनी बात बोलने लगा, मम्मी, मम्मा, पापा, बाबा, दादा, ये सब बोलने लगता है। और जो चीज जो आप उसके लिए लेकर आते हो वो क्या होता है, उसको छीनने लगता है, उसको अपना अपना समझकर अपने पास रखने लगता है। यानी गतिशील, अर्धभाषिक तथा सामाजिक दृष्टि से समाज उसको क्या समझने लगता है, समाज ये समझने लगता है कि ये बहुत होशियार हो गया है, तो तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर हो जाता है, चतुर हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से चतुर हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जब बच्चा भूखा होता है, रोता है, और रो के यानी चिल्ला चिल्लाकर अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करता है कि भूख लगी है। अगर उसने मल विसर्जित किया है, टॉयलेट कर दी है, फिर भी रोने लगता है, टॉयलेट आती है इससे पहले भी रोने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको जो नीड्स है उसको ये पता है कि उसको ये होगा, तो वह सिर्फ अपने एक्सप्रेशन रो कर व्यक्त करता है। कभी आपने देखा है बच्चा आपको देखकर खुश होता है, जैसे आपको देख लेगा खुश हो जाएगा, हंसने लगता है, तो आपको देखकर प्रसन्न हो रहा है, इसका मतलब इंद्रियों के माध्यम से अपनी बात को बता रहा है, अपने इमोशंस व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर उसको जो भी सूचनाएं देनी होती हैं वो किसके माध्यम से देता है, याद रखिएगा, वह साथियों जो भी सूचनाएं देता है इंद्रियों के माध्यम से देता है। तो ये अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, यह अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी के? आगे बढ़े, चलिए। अब मेरे साथियों दूसरी अवस्था कौन सी आती है, दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी यहाँ पर वो कोई क्रिया करेगा इससे पहले, यानी वो क्रियाओं से नहीं सीखता है बल्कि क्रिया से पहले की अवस्था जो होती है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यानी क्रियाओं से करके सीखने से पूर्व की अवस्था, करके सीखने से पूर्व की अवस्था। ठीक है, इसकी आयु क्या होती है, 2 से
7 वर्ष क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था या प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले कौन सी अवस्था लिखवाई है, ध्यान से देखिएगा, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। ठीक, इसी को प्राक प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। यानी सबसे पहली जो एज है वो क्या है, प्राक प्रत्यात्मक अवस्था। ठीक है, इसकी आयु कितनी है, 2 से 4 वर्ष। फिर दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल। ठीक है, कितनी है, 4 से 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। क्लियर, सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। करके सीखने से पूर्व की अवस्था है, इस अवस्था के 2 भाग हैं। देखिए, पूर्व मतलब पहले, संक्रियात्मक मतलब क्रिया से पूर्व, यानी क्रिया करके सीखने से पहले की अवस्था है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कौन सा भाग आएगा, प्राक प्रत्यात्मक काल। प्राक प्रत्यात्मक काल, ध्यान दीजिएगा, प्राक प्रत्यात्मक काल क्या है, प्राक प्रत्यात्मक काल क्या है, यानी जो हमारे माइंड में, जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रत्यय बना है, जो बिंब बना है, इससे पहले की अवस्था है ये। इसमें बच्चा 2 वर्ष की आयु, 2 वर्ष की आयु समाप्त होते होते समाप्त होने के बाद दो दो शब्दों के वाक्य तथा 3 वर्ष की आयु में 8-10 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। क्लियर, 2 शब्दों के वाक्य तथा 3 वर्ष की आयु में 8-10 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। 8 से 10 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी उससे बड़े होते हैं, यानी जब वो अपने बड़ों के साथ कहीं जाता है तो बहुत ही क्वेश्चन पुटअप करता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी आयु कितनी है, वहां पर हमने लिखाया है 2 से 4 वर्ष का, यानी जो प्राक प्रत्यात्मक काल है 2 से 4 वर्ष की अवस्था है। तो जब बच्चा अपने बड़ों के साथ जाता है, बच्चा अपने बड़ों से, जो भी उसके बड़े होंगे, अपने बड़ों से कब, क्यों, कैसे, कहां प्रश्न पूछने लगता है, प्रश्न पूछने लगता है। इसलिए इसे खोज की अवस्था कहते हैं। इसलिए इसको खोज की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खोज की अवस्था। क्या कहते हैं, खोज की अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए किस अवस्था को खोज की अवस्था कहते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था कहते हैं। क्लियर,
या ये भी याद रखना कि बच्चे अपने बड़ों से कब क्यों कैसे कहाँ प्रश्न पूछने लगते हैं, है ना, इसीलिए इसको खोज की अवस्था कहते हैं। तथा उनका अनुकरण भी करते हैं, तथा उनका अनुकरण भी करते हैं, अनुकरण भी करते हैं, इसीलिए अनुकरण की अवस्था, इसीलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर यहां तक? प्राक प्रत्यात्मक काल में कोई दिक्कत? 2 से 4 वर्ष का बच्चा है, जब 2 वर्ष उसके पूरे हो जाते हैं तो लगभग दो शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। और जब 3 से ऊपर होता है, मतलब 2 से 4 वर्ष का होता है, जब वो 3 वर्ष में लगभग होता है तो वह 8 से 10 शब्दों को मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे बड़ों को देखता है वैसा व्यवहार करता है, यानी जैसे वो करते हैं वैसा ही अपना व्यवहार भी करता है, यानी अनुकरण की अवस्था है। आप उससे कहो पागल, वो भी आपसे कहेगा पागल। आप उससे कहो नालायक, वो भी कहेगा नालायक। यानी उसको ये नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उसमें नैतिकता का बिल्कुल एकदम अभाव होता है। ये पूर्व परंपरागत स्तर का भी आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वह क्या करता है? बड़ों का अनुकरण करता है, इसीलिए अनुकरण की अवस्था। इसके साथ ही साथ वह अपने बड़ों से कब क्यों कैसे कहाँ ये प्रश्न करने लगता है, इसीलिए मेरे साथियों इसको खोज की अवस्था भी कहा जाता है, खोज की अवस्था भी कहा जाता है। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो फटाफट कमेंट करिएगा, कह दो हाँ ऑल क्लियर। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी एज होती है, जो इसके बाद नेक्स्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? अंतः प्रज्ञा काल। क्या कहते हैं? अंतः प्रज्ञा काल। इसको क्या बोलते हैं? अंतः प्रज्ञा काल बोलते हैं। अब जो अंतः प्रज्ञा काल है, इसकी एज क्या है? 4 से 7। कितनी है? 4 से 7। अब जैसे ये 4 से 7 वर्ष कही गई तो आपको ये याद आया कि आपने बच्चे को जैसा समझाया होगा, जैसे बच्चे ने आपसे क्यों कैसे कहाँ पूछा है तो आपने उसको बताया होगा, कुछ ना कुछ तो बताया होगा। अब उन चीजों को वह बिना तर्क किए सीखने की कोशिश करने लगता है 4 से 7 वर्ष की अवस्था में, यानी बिना तार्किक विचार के सूचनाओं को ग्रहण करना सीख जाता है। यानी कोई भी तर्क नहीं किया, बिना तर्क किए बिना तार्किक विचार के सूचनाओं को ग्रहण करना सीख जाता है, सूचनाओं को लगाना सीख जाता है, सूचनाओं को एक क्रम में बिठाना सीख जाता है। यहाँ पर उसने कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का कुछ नैतिक विकास पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना तार्किक चिंतन किए बिना तार्किक विचार के सूचनाओं को ग्रहण करना सीख जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा, बालक में हल्के भारी, क्या वस्तु हल्की है क्या वस्तु भारी है, हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है? कोई वस्तु हल्की है कोई वस्तु भारी है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। और अगर आप उसको किसी कोई चित्रात्मक बुक दिखाते हो कि एक घड़ा बना है, उस पर एक कौआ बना है, आपने कहा एक कौआ प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, फिर कहा कौआ लाया कंकड़, घड़े, फिर घड़ा बनाया, घड़े में डाले कंकड़, अब फिर तुमने कहा पानी आया ऊपर, फिर बच्चा कहेगा कौआ पानी पीकर उड़ गया फुर फुर, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर आपने बच्चे को एक कहानी बता दी, फिर आपने उसको चित्र के माध्यम से दिखाया, तो बच्चा बता देगा एक कौआ था,
घड़े में थोड़ा पानी था, कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़। इस तरह से यानी बालक में हल्के भारी का ज्ञान होने लगता है तथा चित्र के लुप्त भागों को बताने लगता है, चित्र के लुप्त भागों को बताने लगता है। क्लियर? हो गया। तो दो अवस्थाएं आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे पहली थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था और दूसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, नहीं सॉरी पूर्व संक्रियात्मक। अब होगा मूर्त, यानी मूर्त क्या है? जिस चीज को देखेगा उसी के आधार पर सीखेगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चे में क्या होता है? बच्चा अंश और पूर्ण, गुणा भाग, जोड़ घटाना, है ना, ये आरोही अवरोही, इनके बीच में अंतर समझने लगता है। इनके बीच में क्या करता है? अंतर समझने लगता है। ठीक है। सबसे पहली बात हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पर बच्चे में हल्के भारी का ज्ञान हो जाएगा कि मम्मा ये मैं नहीं उठा पाऊंगा, ये भारी है, ये हल्का है। तो ये बीच में वो अंतर समझने लगता है। अब इसके बाद जो आएगा मूर्त, यानी जो दिख रहा है, जो सामने है, उसके लिए क्रिया। मूर्त मतलब जो सामने है उसके प्रतिक्रिया करना सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिएगा अगला क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? मूर्त मतलब सामने जो दिखाई देता है, जो सामने है उसके प्रति क्रिया। जो वस्तु सामने है उसके प्रति जो आप क्रिया करते हो, ये वही अवस्था है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक। अब देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक की जो एज है, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, वह कहां से स्टार्ट होती है? तो आप क्या कहोगे? 7 से 11 वर्ष। क्या होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि बच्चे में विलोमीयता याद है ना? विलोमीयता कल पढ़ाई थी। तो बच्चे में विलोमीयता तथा तार्किक गुणता जैसे गुणों का विकास हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? विलोमीयता का मतलब क्या है? जब आप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी वस्तु का, किसी भी बिंदु का मन ही मन चित्रण करने में सक्षम हो जाते हो। जैसे हमने आपसे कहा हवाई जहाज, तो आपके मन में हवाई जहाज की एक फोटो बन गई है। जैसे हमने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपसे कहा हिमालय पर्वत, आपके मन में हिमालय की तस्वीर जग गई। जैसे हमने आपसे कहा बर्नर, तैसे आपके मस्तिष्क में बर्नर की तस्वीर जग गई। तो जब हम किसी वस्तु का मन ही मन में चित्रण करने लगते हैं तो उसको कहते हैं विलोमीयता। अब तार्किक गुणता कल बताया था कि जब हम दो कार्य एक साथ करना सीख जाते हैं, तो वह होती है तार्किक गुणता। क्या होती है? तार्किक गुणता होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? जल्दी से बताइएगा। पत बाई का गुण, हाँ? पलटावी का गुण। चलिएगा आगे देखिएगा। दूसरा याद रखिएगा,
इसमें बच्चा क्या सीख लेता है? इसमें बच्चा जोड़ घटाना, गुणा भाग, आरोही अवरोही, अंश एवं पूर्ण के बीच अंतर करना सीख जाता है। ठीक है। तीसरा, कविता और कहानियों को याद करना सीख जाता है। कविता और कहानियां, कविता और कहानियां याद करने लगता है तथा देखी हुई घटना का वर्णन करने लगता है। देखी गई घटना, देखिएगा, देखी गई घटना मतलब मूर्त, ठीक है। तो देखी हुई घटना मतलब मूर्त, ठीक है। अब हमने देखी गई घटना का हमने क्या कर लिया? वर्णन कर दिया। देखी हुई घटना का क्या कर लिया? वर्णन कर लिया। तो देखी गई घटना का वर्णन करना सीख जाता है, वर्णन करना सीख जाता है। देखी हुई घटना का वर्णन करना सीख जाता है। ये साथियों क्या है? यह है मूर्त संक्रियात्मक। हाँ, गणितीय ज्ञान हो जाता, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपने बिल्कुल ये सही कहा कि यहाँ पर उसको गणितीय ज्ञान आने लगता है, गणितीय ज्ञान करना सीख जाता है, गणितीय ज्ञान करना सीख जाता है। 7 से 11, 7 से 11 वर्ष में वह गणितीय ज्ञान करना सीख जाता है। देखिए गए, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछेगा जोड़ घटाना करना किस अवस्था में सीखता है। तो भैया जब स्कूल में एडमिशन लेगा 6 वर्ष के बाद, तो आप स्कूल में एडमिशन करवाते हो, ठीक है। फिर और इसके बाद पहले वो LKG में जाएगा, फिर UKG, फिर PKG, पता नहीं कितनी KG होती है। फिर देखी हुई घटना का वर्णन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा। दूसरा, जो भी खिलौने होते हैं, खिलौने या जो भी उसको तो आपने दिया है, जो भी मशीनरी दी है, जो भी उपकरण दिए हैं, तो यहाँ पर क्या करता है? उपकरणों को खोलकर, उपकरणों या खिलौनों को खोलकर अवलोकन करके, अवलोकन करके पुनः बांधने की कोशिश करने लगता है। पुनः बांधने की कोशिश करने लगता है, पुनः बांधने की कोशिश करने लगता है। चीजों को तोड़कर फिर से बनाने की कोशिश करने लगता है। उपकरणों खिलौनों को खोलेगा, पहले तोड़ देगा और उनको फिर तोड़ के बाद फिर उसको देखेगा और देखने के बाद पुनः बांधने की कोशिश करने लगता है। ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको इसके बाद आपको कहीं से ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पियाजे को आप रट लोगे। अभी पियाजे के संबंध में हमने जीन पियाजे से आपको 2 क्लासें ले चुके हैं, एक क्लास और जीन पियाजे से लेंगे, है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ संरक्षण सिद्धांत से होगी, जिसमें इन्होंने स्कीम्स बताया है, स्कीमा बताया है ना, कुछ शब्द और बताए इन्होंने अपने संरक्षण में। तो उसकी और तीसरी क्लास होगी, कल क्लास होगी, ये याद रखना, कल आपकी क्लास होगी, भले ही कल गुरुवार है, कोई बात नहीं, कल की क्लास होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, गणितीय ज्ञान करना सीख जाता है। जो सामने देखा उसके लिए क्रिया करेगा, बच्चों में विलोमीयता तथा तार्किक गुणता जैसे गुणों का विकास हो जाएगा।
इसमें बच्चा जोड़ करेगा, घटाना करेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, आरोही अवरोही अंश पूर्ण के बीच अंतर करना सीख जाता है, कविता और कहानियां याद करने लगता है तथा देखी गई घटनाओं का वर्णन करने लगता है। देखिएगा, जो देखेगा उसका वर्णन इतना हाईफाई करने लगता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक, तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंप्लीट हो गई। याद रखना, सबसे पहले तार्किक गुणता विलोमीयता, दूसरा देखी हुई घटना का प्रत्यक्ष वर्णन, तीसरा गणितीय ज्ञान, कविता और कहानियों को याद कर लिया, खिलौनों को खोले और फिर से बांधने की कोशिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अगर हम बात करें तो अगली को क्या कहते हैं, यानी जो चौथी एज है उसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, अमूर्त का मतलब मतलब नहीं, मूर्त मतलब सामने, जो सामने ना हो, जो सामने ना हो उसके लिए भी क्रियाएं करना। ध्यान दीजिएगा, जो सामने नहीं है उसके लिए भी कार्य करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब नहीं समझे, तुम क्या कहना चाहती हो बिटिया मेहर? देखिएगा, ये जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं, इसकी जो एज होती है वो क्या है, इसकी जो एज होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इसीलिए इसको किशोरावस्था की अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था की अवस्था कहते हैं। इसी को पियाजे के सिद्धांत की, पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कहते हैं, पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सभी लोग ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा। सबसे पहली बात, जो हमारे सामने नहीं है उसके विषय में भी हम बोलने लगते हैं, यानी हम क्या करने लगते हैं, निष्कर्ष निकालने लगते हैं, हम तथ्य निकालने लगते हैं, हम पुरानी रीति रिवाज, पुरानी रीति रिवाजों, मूल्यों, कर्तव्यों, कर्तव्यों पर क्या करने लगते हैं, विचार विमर्श करने लगते हैं। यानी अगर देखा जाए तो जो भी निष्कर्ष हमने निकाले, जो भी हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे हमने जो भी अभी तक झेला है, अभी तक जो किया है, उसके आधार पर हम कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, जो होता था, जो देखते थे वही बताते थे। अब हमने अपने खुद के कुछ निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन निकाला है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों मेरे सामने कुछ तथ्य आए हैं, कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जो हमने निकाली हैं, जो पुरानी रीति रिवाज है, मूल्य है, कर्तव्य है, परंपराएं हैं, है ना, उनके आधार पर हम उनका विश्लेषण करके व्याख्या करना सीख जाते हैं। कर्तव्यों पर विश्लेषण करके व्याख्या प्रस्तुत करने लगते हैं। व्याख्या प्रस्तुत करने लगते हैं, पहली बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, यहाँ पर ये तो आपने सीख लिया कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि हमने अपने अपने तथ्य निकाल लिए, हमने यहाँ पर हाँ, ये बात तो सही है,
अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं, तथ्य, पुरानी रीति रिवाज, मूल्य, कर्तव्य पर विश्लेषण करके व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यानी सबसे पहले जो हम वर्तमान में है और जो पुरानी रीति रिवाज है वो कहाँ होंगी, भूतकाल में होंगी। यानी यहाँ पर हम वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य तथा भविष्यकाल तीनों पर विचार करना सीख जाते हैं। तीनों पर विचार करना सीख जाते हैं। तीनों पर विचार करना सीखते हैं। तीनों पर व्याख्यात्मक विचार करते हैं। ठीक है, इस जो सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या आती है वह किसको लेकर आती है, वह लेकर आती है कि हमें आगे जीवन में क्या बनना है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, अपने विचार देने लगते हैं। इस आयु में जो भी होगा वह अपना विचार देने लगेगा, है ना। और यहाँ पर जो उसे भविष्य में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर या क्या रोजगार करना है, तो यहाँ पर वो भविष्य के प्रति चिंतित होने लगते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, भविष्य के प्रति चिंतनशील होने लगते हैं। भविष्य के प्रति चिंतनशील होने लगते हैं। क्लियर? तो मेरे साथियों, ये थी जो जीन पियाजे ने जो अपनी अवस्थाओं को, 4 अवस्थाओं को बताया, ये हमने आपको पूरा कराया। फिर से एक बार हम सभी अवस्थाओं को देख लेते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत में स्कीमाटा है, संगठन है, अनुकूलन है, साम्यधारण है, संरक्षण है। अनुकूलन में आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर जो पियाजे की अवस्थाएं कितनी है, 4। सबसे पहली है संवेदी जनित गामक अवस्था, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, 0 से 2 वर्ष। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है। 2 भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व प्रत्यात्मक और अंतः प्रज्ञा काल, जो 2 से 4 और 4 से 7 है। फिर मूर्त संक्रियात्मक, जो देखा उसके विषय पे क्रिया करना, 7 से 11 है। अमूर्त, जो दिख नहीं रहा है उस पर भी क्रिया करना, 11 से 15 है। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आपसे कहता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, समय 0 से 2 वर्ष है। कहता है सूचनाओं का आदान प्रदान इंद्रियों के माध्यम से, जैसे भूख लगने पर अंगूठा चूसना। असहाय प्राणी से गतिशील, अर्धभाषिक तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। करके सीखने से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था के 2 भाग है, एक त्याग प्रत्यात्मक और दूसरा अंतः प्रज्ञा काल। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था क्या है, 2 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद जो बालक होता है वो 2-2 शब्दों के वाक्य तथा 3 वर्ष की आयु में 8-10 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। बच्चा अपने बड़ों से कब, क्यों, कैसे, कहाँ प्रश्न पूछने लगता है, इसीलिए इसको खोज की अवस्था भी कहते हैं। उनका अनुकरण भी करता है, इसीलिए इसको अनुकरण की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला कहता है अंतः प्रज्ञा काल। क्या बोलता है, अगला कहता है अंतः प्रज्ञा काल। जो अंतः प्रज्ञा काल है, इसमें क्या करता है, बिना तार्किक विचार के सूचनाओं को ग्रहण करना सीख जाता है। जो चित्र होता है, हल्के भारी का ज्ञान होता है और चित्र के लुप्त भागों को बताना सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 है, गणितीय ज्ञान की अवस्था है। विलोमिता, तार्किक गुणता आ जाते हैं। बच्चा जोड़ घटाना, गुणा भाग, आरोही अवरोही, अंश कोण के बीच में ज्ञान करना सीख जाता है। कहानियां, कविताएं सुनाने लगता है और देखी हुई घटना का वर्णन करना सीख जाता है। उपकरणों को तोड़ेगा और तोड़कर फिर बांधने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला।
कहता है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मेरे साथियों, इसको किशोरावस्था की अवस्था कहा जाता है, जो सामने ना हो, जो सामने ना हो, है ना, फिर भी उसके विषय में सोच सकते हैं। पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था थी। इसी में निष्कर्ष, तथ्य, पुरानी रीति रिवाज, मूल्यों, कर्तव्यों पर विश्लेषण करके व्याख्या प्रस्तुत करने लगते हैं। वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों पर विश्लेषणात्मक विचार करते हैं। भविष्य के प्रति चिंतनशील होने लगते हैं। हाँ, याद रखना है कि इसमें साथियों चौथा पॉइंट याद रखना, इसमें नैतिक कर्तव्य और रीति रिवाज, परंपराएं प्रधान होती हैं। परंपराएं, ठीक है, ये प्रधान गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास मेरे साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी समय। एक जो छूटा हुआ पार्ट है 20-30 मिनट का होगा, कल उसको कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।